प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माही सर लेक्चर्स में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का दूसरा वीडियो है आपका। आज हम समझेंगे अपने इस वीडियो में कूलाम का नियम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले मैं आप सभी लोगों को प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माही सर लेक्चर्स में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा लेक्चर है ये। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, यानी कि कूलाम्स लॉ। व्हाट इज द कूलाम्स लॉ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको अपने पहले वीडियो में पढ़ाया था आवेश क्या होता है। वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था आवेश उत्पत्ति का क्या कारण है, और वहां पर हम साथ में ये भी पढ़े थे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो वहां पे हम दो प्रकार के आवेश पढ़े थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। तो आज का हमारा लेक्चर है उन्हीं दो आवेशों पर आधारित एक नियम है वैज्ञानिक के द्वारा दिया हुआ, जिनका नाम है कूलाम। तो आज हम समझेंगे कि कूलाम का नियम क्या है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कूलाम का नियम पढ़ने से पहले एक बात मैं आप सभी से डिस्कस कर लूं कि आपने इसके पहले कक्षाओं में पढ़ा होगा न्यूटन का नियम या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन ने कैसे दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम, उस पर बात करते हैं। उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा तो उनके माइंड में बात आया कि मतलब कोई भी वस्तु है पृथ्वी पर अगर छोड़ी जाती है स्वतंत्रता पूर्वक तो नीचे आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम। उन्होंने अपनी गुरुत्वाकर्षण के नियम में बताया कि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब उन्होंने अपने नियम में ये बताया, मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, उन्होंने नियम क्या दिया था कि दो पिंड हैं अगर जिनका द्रव्यमान है m1 तथा m2, दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान है m1 m2, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, अगर r है, तो इनके बीच जो एक बल कार्य करता है वो क्या होता है, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम दोनों रिलेशन को कंबाइन करते हैं तो हमको प्राप्त होता है FO डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ पे आता है कांस्टेंट, यानी कि gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये किसने दिया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये दिया था न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। यानी कि अगर दो पिंड हैं और एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच जो आकर्षण का बल लगता है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के, दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं, केवल और केवल आकर्षण का। न्यूटन ने अपने नियम में ये बताया। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमको न्यूटन का नहीं पढ़ना है, इसी बेस पर आधारित है कूलाम का नियम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दो पिंडों में जब एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में केवल और केवल आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेश होते हैं जिनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगते हैं क्या, आकर्षण और प्रतिकर्षण। क्योंकि आवेश जो है उसको हमने दो प्रकार से पढ़ा था, एक धन आवेश तथा ऋण आवेश। अगर दोनों आवेश
एक ही प्रकार के हैं, यानी कि अगर दोनों आवेश धन आवेश हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, और यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं, मतलब एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश है, तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। और दोनों अगर ऋण आवेश हो जाते हैं तो भी उनके बीच में प्रतिकर्षण ही कार्य करेगा, क्योंकि अगर समान हो गए और सजाती हो गए तो उनके बीच में प्रतिकर्षण ही कार्य करना है। लेकिन न्यूटन के नियम में ऐसा कुछ नहीं था। न्यूटन में द्रव्यमान जो है एक ही प्रकार के हैं। बात सुन में रही है, द्रव्यमान तो द्रव्यमान है, उनमें कोई टाइप्स नहीं है कि द्रव्यमान का कौन सा टाइप्स है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों समझेंगे कूलाम का नियम। कूलाम ने अपने नियम में क्या बताया? कूलाम ने अपने नियम में यही बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच, मैं आपको समझाऊंगा बिंदु आवेश का क्या मतलब होता है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। क्या बोला न्यूटन कूलाम ने? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं मेंशन कर दूं यहां पर, सपोज दैट हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। कैसे आवेश है? दो बिंदु आवेश हैं और मैं इन दो बिंदु आवेशों को मान लेता हूं Q1 और इसको मान लेता हूं Q2, राइट। और यदि इनके बीच की दूरी क्या हो? R हो। अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो? R हो, और इनके बीच में ये बल जो कार्य कर रहा है, ये दोनों बल ये जो बल कार्य कर रहा है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो उन्होंने यही बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसका यह है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आवेश की मात्रा बढ़ाई जाती है, यानी कि चार्ज अगर बढ़ता है, तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि अगर इनकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, तीव्रता बढ़ाई जाती है, क्षमता बढ़ाई जाती है आवेशों का, तो इनके बीच में अगर समान प्रकार के रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा, और यदि विपरीत प्रकार के रहेंगे तो उनमें आकर्षण बल अधिक रहेगा। जैसे जैसे इनको बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके बीच में लगने वाले बल का प्रभाव भी बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात कहा कूलाम ने कि इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे यहां पर। उन्होंने दूसरी खास बात यह बोल दी कि उनके बीच की दूरी के, यानी इनके बीच की दूरी क्या है? R है, स्मॉल r हमने सपोज किया है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी बिल्कुल उल्टा होगा। जैसा कि अगर इसको बढ़ा रहे थे तो उनके बीच में बल का प्रभाव भी बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या होगा? अब बिल्कुल इस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा? कि अगर इनके बीच की दूरी बढ़ती है, अगर दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों उनके बीच में बल का प्रभाव भी क्या हो जाएगा? बल का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। और यदि उनके बीच की दूरी जो है कम होती है, अगर उनके बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी, तो क्या होगा? बल का प्रभाव बढ़ेगा। मतलब मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं इस बात को, अगर दो चुंबक हैं और दोनों चुंबक का, सपोज दैट मेरे पास ये दो चुंबक हैं, अगर इनके पास दूरी जो है मैक्सिमम हम रखते हैं, वैसे मैं समझाने के लिए आपको ये तरीका अपना रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दो मैग्नेट हैं और उनके बीच की दूरी अभी इतनी है, ठीक है। अगर समान प्रकार के हैं तो इनको करीब लाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको करीब लाऊंगा, प्रतिकर्षण का प्रभाव हमारे हाथों में
अधिक महसूस होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दूरी कम होगी तो प्रभाव क्या होगा, बल का प्रभाव अधिक होगा। और दूरी अगर मैं अधिक कर देता हूं, अगर मैं दूरी इसका अधिक कर दूं तो इससे प्रभाव क्या होगा, बल का प्रभाव कम हो जाएगा। तो साफ कहने का मतलब यही था मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को पहले बता चुका हूं कि आपको मेरे इस लेक्चर का नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां आप लोग सर्च करेंगे माही सर लेक्चर्स, वहां पे आपको पूरा चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों रिलेशन का हम कंबाइन करते हैं। अनकंबाइनिंग मैं कंबाइन करता हूं दोनों रिलेशन को। ठीक है, या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको कंबाइन करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये रिजल्ट मिल गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको आप डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कैसे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं बात को। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई समानुपाती या अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाया जाता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। वहां पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है के, क्या आता है, कांस्टेंट के, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसको मैं बनाता हूं रिलेशन नंबर 1। यहां पे क्लियर है प्रिय विद्यार्थियों, कूलाम का नियम यहां तक रिजल्ट आ चुका है। तो जहां पे ये के क्या है, व्हाट इज द के है आपका कोई नियतांक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है कोई। वो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उस कांस्टेंट वैल्यू का मान निकाला था कूलाम नामक वैज्ञानिक ने। वो रिजल्ट मैं बता रहा हूं आपको बस जस्ट सेकंड में। मैं इसको यहां पे हटा दूं, क्लीन कर दूं, फिर आपको मैं समझाता हूं इस टॉपिक को। देखिए विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए आप लोग। अब इस के की वैल्यू जो है ना फाइंड किया था कूलाम नामक वैज्ञानिक ने, उस चीज को मैं देख लेता हूं वहां पर, है ना। जहां मैं लिख भी देता हूं यहां पे, जहां के बराबर क्या है, एक नियतांक है। के बराबर क्या है मेरे विद्यार्थियों, नियतांक है, जिसकी वैल्यू फाइंड किया था कूलाम ने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैलकुलेट किया था उन्होंने, वो किया था 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹। उन्होंने के की वैल्यू ये फाइंड किया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब देखेंगे कि जहां पे आपका ये एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू निर्वात, वायु या निर्वात के लिए, मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त किया था कूलाम ने वायु या निर्वात के लिए, किसके, वायु या, यानी कि वायु हो या वायु न हो, वायु या निर्वात के लिए इन्होंने ये वैल्यू फाइंड किया था, वायु या निर्वात के लिए। और जहां पे एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की, वायु या निर्वात की बोल सकते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता, इसे बोलते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, मैं यहां पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं। जस्ट आप लोग इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, मैं आपको बताता हूं एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फाइंड करके मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है ना। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको वैल्यू फाइंड करके बता दूं कैसे। देखिए यहां पे ये रिलेशन जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹, यानी कि 9 गुणे 10 के घात 9 है। तो इस दोनों रिलेशन को मैं इक्वेट यहां पर कर सकता हूं, कैसे,
1/4πε0 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ और यहां से मैं पक्षांतर कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, यहां से वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। एप्सिलॉन 0 इधर चला जाएगा और ये टोटल टर्म है। एप्सिलॉन 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ऊपर जाएगा और ये जो है 9 × 10⁹ यहाँ नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 को उधर भेज के मैं इधर मान लेता हूं और ये हो जाएगा आपका 1/4π × 9 × 10⁹ मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे आप लोग। अब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां से आपको 8.85 × 10⁻⁻9 इसके आसपास रिजल्ट आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप लोग इस पर ध्यान देंगे। ये हो गया एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों कूलाम का नियम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर समझ में आ रहा है, और अगर लेक्चर हमारा पसंद आता है तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को हमारा डेली वीडियो जो भी अपलोड होते हैं आप तक पहुंच जाए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वैल्यू को देखने के लिए। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा एरर हो गया मुझसे न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने में। यहाँ पे क्या था -12 होता है, मैं ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। 1 मिनट यार, 1 मिनट जस्ट सेकंड। -12 होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम चल रहे हैं आगे, चले ना आगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आगे अब देखेंगे हम इसकी सीमाएं क्या है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों देखेंगे कूलम्ब्स लॉ की सीमाएं क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं आगे। हटा देना इसको, मैं इसको रफ कर देता हूं और यहां पे बताता हूं आपको कूलम्ब के नियम की सीमाएं। यहां पे मैं लिख देता हूं कूलम्ब के नियम की सीमाएं, यानी कि इसकी लिमिट क्या है इस नियम की। तो पहला इसका लिमिटेशन ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था पता है, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि कूलम्ब का नियम क्या है, व्याख्या कीजिए और इसकी सीमाएं लिखिए। तो इसकी सीमाएं क्या होती हैं, यह क्या होता है बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, मैं समझाऊंगा आपको बिंदु आवेश जस्ट इसके बाद के टॉपिक में। यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह नियम जो होता है बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश का एक्चुअली बता दूं मैं यहां पर कि बिंदु आवेश का जो मतलब होता है कि आवेश जो होता है स्फेरिकल होना चाहिए, यानी कि बिंदु का आकार का होना चाहिए, काफी छोटा होना चाहिए वो वहां पर, ठीक है ना। यानी कि इसकी तुलना में अगर तुलना किया जाए किसी से तो उसकी तुलना में आवेश बहुत ही छोटे होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों इनके बीच की दूरी 10 के घात या r बराबर लिख दें हम यहाँ पर, इनके बीच की दूरी r बराबर 10 के घात -15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों 10 के घात -15 का मतलब आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि r बराबर जो लिखा हुआ है आपका कि 10 के घात -15, इसका मतलब क्या है 1/10 के घात 15। क्योंकि कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी घात है कुछ, अगर वो हर में जाता तो उसका चिन्ह घात का बदल जाता है, ऊपर माइनस था नीचे आता है
प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे प्रिय विद्यार्थी, 1/1 के आगे कितना 15 जीरो, 1 के आगे कितना जीरो 15 जीरो, यानी 1/1 के आगे 15 जीरो, यानी इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा तो 0.0000000000000 कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15, इतना होना चाहिए। हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16, एक जीरो हटा दो मैं 15 हमें अंक पर, यानी छोटो क्या आर की जो वैल्यू क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और तीसरा लिमिटेशन ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये नियम स्थिर आवेश पर लागू होता है, ये नियम गतिमान आवेश पर नहीं लागू होता है, यह नियम स्थिर आवेश पर लागू होता है, ये नियम जो है स्थिर आवेश पर लागू होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा यहां पर कूलाम का नियम क्या है और कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कूलाम का नियम की जो सीमाएं हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट्स बनाने की वजह से तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको क्लीन करता हूं जस्ट सेकंड में, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों एकांक आवेश। क्या पढ़ेंगे, एकांक आवेश। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, है ना, आप समझेंगे एकांक आवेश क्या होता है। देखिए फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स पढ़ने का मजा तभी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का जो बेस है वो काफी मजबूत होना चाहिए, और इसके लिए आपका बेसिक मैथमेटिक्स भी काफी मजबूत होना चाहिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वैसे तो मैं प्रयास करता हूं आप सभी लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाने का, ठीक है, मेरा टारगेट ही यही है। मैं चैनल पर स्टार्टअप इसी वजह से किया हूं कि सभी डाउट मैं क्लियर कर सकूं आप सभी का। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं एकांक आवेश का क्या मतलब है। मेरा अगला टॉपिक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हेडिंग डाल दूं यहां पे एकांक आवेश। क्या हेडिंग है मेरा, एकांक आवेश। पेपर में काफी 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। इसे बोलेंगे हम यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यूनिट चार्ज इसे हम बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज। एकांक आवेश को मैं समझा दूं, एकांक आवेश का मतलब यह है कि अगर, ध्यान सुन लीजिए पहले कॉन्सेप्ट को, अगर समान प्रकार के और सजातीय आवेश, कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यदि समान प्रकार के और सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और यदि वे 9 × 10⁹ प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, तो उन आवेश को कहते हैं एकांक आवेश। मैं आपको बता दूं, कूलाम के नियम से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। कूलाम का नियम क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इस नियम को हम समझेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी कूलाम के नियम से आपसे भी कंसेप्ट बोल सकता है कि कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो मैं कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश को समझाने का प्रयास आप सभी को कर रहा हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। यहां पर मैं मान लेता हूं, माना नहीं, यदि कर लेता हूं ज्यादा बेटर रहेगा। इफ F = 9 × 10⁹ न्यूटन तथा यदि 9 × 10⁹ न्यूटन तथा Q1 = Q2 = Q, समान आवेश मान लेते हैं इसको, Q1 Q2 को मान लेते हैं
कि दोनों कैसे आवेश हैं, समान प्रकार के आवेश हैं। मान लेते हैं कि ये जो दोनों आवेश हैं कैसे हैं, एक ही प्रकार के हैं, ये भी Q है, ये भी Q है, और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। मान लेते हैं दोनों आवेश कैसे हैं, समान हैं, और इनके बीच का बल कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल है। और इस रिलेशन को मैं इस समीकरण में पुट कर दूं तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा कि F बराबर वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁹। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है, मैं पहले बता चुका हूं इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। और मैं Q1 को भी Q माना हूं और Q2 को भी Q माना हूं, और इनके बीच की दूरी को क्या माना हूं, 1 माना हूं। क्या माना हूं, 1, यानी कि 1 मीटर सपोज किया हूं इनके बीच की दूरी को। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो रिजल्ट है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, हमें मिलेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, Q का मल्टीप्लाई Q में होगा तो हो जाएगा Q² = 1, यानी कि Q की जो वैल्यू आएगी हो जाएगा √1, यानी इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा ±1। यहां पे Q क्या है, Q है मेरे प्रिय विद्यार्थियों आवेश, Q क्या है, आवेश, और आया कितना, एकांक का मतलब 1, एकांक का मतलब 1। जो Q आवेश है कब आया 1, यानी एकांक कब हुआ, यानी 1 कब हुआ, जब इसके बीच कितने बल का, 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। बात समझ में आ रही क्या, यानी कि इसको डिफाइन किया जाए एकांक आवेश को तो किस तरह से आप डिफाइन करोगे, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, दो समान तथा सजातीय का मतलब दोनों पर आवेश कैसे हैं, सेम है, समान तथा सजातीय। बात समझ में आ रही क्या, यदि दो समान तथा सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों, और यदि वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो उन आवेश को कहते हैं एकांक आवेश। आई रिपीट, यदि दो आवेश, कैसे आवेश होने चाहिए, समान प्रकार के, यदि समान तथा सजातीय दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हो, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हो, और वो दोनों समान तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के प्रतिकर्षण बल से क्या करते हो, प्रतिकर्षित करते हो। अब प्रतिकर्षित मैंने क्यों बोला, प्रतिकर्षित इसलिए बोला मैंने क्योंकि समान है आवेश कैसे है, समान है और सजातीय है, तो सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं। और यदि दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो उन आवेश को कहते हैं एकांक आवेश। उम्मीद है मेरे प्रिय विद्यार्थियों एकांक आवेश आपको समझ में आया होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाता है कि कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए तो आप कुछ इस तरह से इसी अंदाज में परिभाषित करेंगे, और अपने अनुसार या नोट्स में आपको मिलेगा कि एकांक आवेश का क्या परिभाषा है, उसको आप लिखेंगे और इस डेरिवेशन को शो कर देंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। आप लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूं, आपको पढ़ाता हूं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, इसको मैं क्लीन करता हूं और फिर आगे चलता हूं, बताता हूं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यहां पे हम समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान देंगे।
मेरा टॉपिक है, अगला हेडिंग मैं डाल रहा हूं यहां पर, वो है क्या, ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थियों मेरा उद्देश्य है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाना, छापना नहीं, छपवाना नहीं। केवल छपाने से काम नहीं चलने वाला मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम बात करेंगे टोटली कॉन्सेप्ट पर। तो ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों कि ये चुंबकीय याद आ रहा है, चुंबक तो आगे पड़ेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चुंबक तो आगे पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र समझते हैं, आपके टॉपिक में विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विद्युत क्षेत्र है क्या, विद्युत क्षेत्र है क्या? तो मैं आपको बता दूं विद्युत क्षेत्र के बारे में, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत का अनुभव किया जा सके, जिसमें विद्युत के प्रभाव का, सेंटेंस को थोड़ा अच्छा करते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत के प्रभाव को अनुभव किया जा सके, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। सपोज मेरे पास मान लीजिए एक आवेश है प्लस क्यू, मेरे पास मान लीजिए कोई आवेश है प्लस क्यू, ठीक है विद्यार्थियों, मेरे पास कोई आवेश है क्या, प्लस क्यू, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए, मेरे पास कोई आवेश है क्या, प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू आवेश का अपना एक दायरा होगा, अपना एक रेंज होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबका अपना अपना एक क्या होता है, दायरा होता है, सबका अपना अपना एक लिमिट होता है। जिस तरह से मेरे प्रिय विद्यार्थियों चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार किसी आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों सपोज दैट मेरे पास मान लीजिए कोई चुंबक है, तो इस चुंबक का एक फिक्स क्या होगा, रेंज होगा। अब ऐसा नहीं कि हर जगह चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को इसके अंदर लाते हैं, तो अगर वो इसके रेंज के अंदर आता है तो उसको वो आकर्षित करेगा, अगर रेंज के बाहर रहेगा तो उसको आकर्षित नहीं करेगा, यानी कि उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये कि चुंबक के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जा सके। तो कैसे चेक करेंगे चुंबकीय प्रभाव? अरे लोहे का कोई टुकड़ा ले जाएंगे, वो आकर्षित करेगा, तो इसका मतलब या चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, तो कहेंगे इसके अंदर ये क्या चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ तक इसका रेंज है। उसी प्रकार किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर या जहां तक विद्युत प्रभाव को महसूस किया जा सके, अनुभव किया जा सके, उसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र। मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको समझाया विद्युत क्षेत्र को। अब मैं आपको समझा दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को समझा दूं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं, परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश को समझा दूं मैं आप सभी लोगों को। परीक्षण आवेश का क्या मतलब है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो परीक्षण आवेश का मतलब ये है, वैज्ञानिकों ने माना था एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। मैं पूरा डेफिनेशन ही लिख दिया इसका। एकांक धन आवेश को वैज्ञानिकों ने एकांक यानी कि कोई, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है और क्या है, पॉजिटिव नेचर का है, एकांक है, वो एक है, यूनिट है, बात समझ में आ रही, इकाई है वो, यानी बिल्कुल क्या है, वो इकाई है जिसको हम बार बार यूज करेंगे, है ना। तो एकांक धन आवेश, और जो पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है,
वो कैसा है, धनावेशित है। उस धनावेशित को ही वैज्ञानिकों ने माना था परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का क्या मतलब है, जिसको परीक्षण करने के लिए माना गया था, जिसे टेस्ट करने के लिए, टेस्ट, अब देखो टेस्ट कोई छोले भटूरे नहीं है कि टेस्ट करोगे, है ना, टेस्ट करने की, परीक्षण करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। तो टेस्टिंग के रूप में वैज्ञानिकों द्वारा लिया गया था, एकांक धन आवेश माना गया था, उसे कहते हैं क्या, परीक्षण आवेश। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो मैं बता दूं कि अगर किसी सॉरी यार, मैं क्या चुंबकीय पढ़ा रहा हूं, विद्युत क्षेत्र पढ़ा रहा हूं ना, चुंबकीय आधार है। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया एकांक आवेश, रखा गया एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कैसा है, ये पॉइंट चार्ज है, यानी कि एकांक धन आवेश है। ये भी धन आवेशित है, ये भी क्या है, धन आवेशित है। अरे इसको मैं क्यों मान रहा हूं भाई, ये क्यों नहीं मानना है, ये क्या है, एक। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे, किसी विद्युत, ये क्या विद्युत क्षेत्र हमने माना है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे एकांक धन आवेश, इस आवेश के द्वारा जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कूलाम के नियम से हम देखेंगे, यहां पे मैं लगा दूं कूलाम का नियम, क्या लगा दूं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या है मेरे भाई, कि F बराबर क्या है, F बराबर कूलाम का नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी तो रहेगा ही रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और यदि देखिए यहां पर हम देखेंगे कि यदि कंडीशन लगा दूं मैं यहां पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं। यदि मैं यहां पर कंडीशन लगाऊं, यहां पर एक आवेश क्या है, प्लस Q है, और दूसरा क्या है, एकांक आवेश है। तो Q1 बराबर क्या है, प्लस Q, और Q2 बराबर क्या है, +1 है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे आप लोग। तो मैं इस चीज को यहां पे रख दूं तो क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और इंटू 1 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 अपान R स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि इस किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे एकांक धन आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, ये क्या है, प्लस Q ही तो है, ये बचा क्या, ये प्लस Q ही तो है ना, प्लस Q, जितने बल का अनुभव करता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो F अब नहीं लिखेंगे, अब ये बदल जाता है E में। क्या बदल जाता है, E में। जब ये बन जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। ये हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे एकांक परीक्षण आवेश, यानी कि एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल के द्वारा प्रतिकर्षित या आकर्षित होता है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब क्या है, तेजी, कितनी तीव्रता से, तीव्रता का मतलब क्या है, अपना इंटेंसिटी, तीव्रता, कितनी तेजी से इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तीव्रता मतलब क्या, कितना तीव्र है। कोई लड़का दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, क्या बोलते, तीव्र गति से दौड़ रहा है, तो ये भी कितनी तीव्रता से इसको प्रतिकर्षित करता है। तो क्या एक बल ही तो है, एक बल ही है जिसके द्वारा इसको प्रतिकर्षित करता है। तो उस बल को ही कहा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही है क्या प्रिय विद्यार्थियों, कोई दिक्कत? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस रिजल्ट को मैं दूसरे रूप में
लाना चाहूं तो अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, Q0 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, Q0 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एक काम करता हूं, यहां पे कर दूं, क्या यहां पे कर देता हूं, देखो E बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अगर इधर Q0 का मल्टीप्लाई और इधर भी Q0 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हो क्या जाता है, होता ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आप देख सकते हैं, ये क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। देखिए Q0/r², दो आवेश आ गया, ये बन क्या गया, ये बन गया एक बल बन गया, तो Q इंटू E हो गया F हो गया, तो बल ही तो है, बल हो गया। देखो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बट्टे उनके बीच की दूरी हो गया, ये कोई दिक्कत। तो इस रिजल्ट को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, E बराबर F/Q0। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और ये बल में एक रिलेशन भी है, ये तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और आगे भी उम्मीद करता हूं कि मेरा सभी लेक्चर आप सभी को पसंद आएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, लगातार हमारे चैनल को शेयर करते रहें जिससे सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का लाभ उठा सके। मेरे प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।